गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज पहले से डायग्राम बना हुआ दिख रहा है। कल जो क्लास अधूरी रह गई थी उस क्लास को अपने कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सभी दोस्तों को बहुत सारा नमस्कार। मोनिका जी, पूजा जी, अनिल जी पटेल साहब, मोहनी जी, प्रतिभा जी, सुरेंद्र जी, धारा सिंह जी, अशोक जी, मांगीलाल जी, एकता जी, सबको बहुत सारा नमस्कार दोस्तों। और टॉपिक अपना जो कल जो चल रहा था, जो टॉपिक अधूरा रह गया था, प्रस्तावना, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने पहले से कह दिया है कि पॉलिटी को हम लोग नए सिरे से पढ़ रहे हैं, ए टू जेड पढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो नए तथ्य के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, तो उन सब बातों को आप नोट डाउन भी कीजिएगा। आप लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई आप थोड़ा धीरे बोलो तो हम लोग नोट डाउन कर सकें, तो मैंने अपनी स्पीड को वैसे कम कर दिया। अगर आप कहेंगे तो और कम कर देंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने इसी जगह पर प्रस्तावना टॉपिक को छोड़ा था। आप लोगों को बताया गया कि जो सरकार का जो स्वरूप है, शासन का जो स्वरूप है, वो प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। ऐसा आप लोगों ने देखा। आप लोगों को ये भी बताया गया कि प्रस्तावना में संप्रभु लिखा हुआ है, समाजवाद लिखा हुआ है और पंथ निरपेक्षता पर हम लोग विचार कर रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को ये भी कहा गया कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को अक्सर पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन हमारे देश में इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्द के रूप में अक्सर कर लिया जाता है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो पंथ निरपेक्षता है, आपको बताया गया, यहाँ लिखा हुआ भी है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी मूल संविधान की प्रस्तावना में ये पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। और दोस्तों, अगर कल आप नोट नहीं कर पाए तो अभी मैं वापस बता देता हूं। पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान सभा में चर्चा में लाया गया था। संविधान सभा के एक सदस्य, अभी मैं नाम लिखवा रहा हूं, उन्होंने मांग भी की थी कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा जाए। किसने मांग की थी? मैं नाम लिख रहा हूं उनका, ध्यान से सुनिएगा। ब्रजेश्वर प्रसाद। आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। संविधान सभा में जब प्रस्तावना पर चर्चा हो रही थी, तब ब्रजेश्वर प्रसाद ने इस बात की मांग की थी कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा जाए। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा इस शब्द को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश के संविधान के बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस बात को प्रकट करते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। इस वजह से ब्रजेश्वर प्रसाद का जो संशोधन के संदर्भ में जो प्रस्ताव लाया गया था, वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है, संविधान सभा में पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजेश्वर प्रसाद। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न हो सकता है। मैं आपके प्रश्न देख पा रहा हूँ। ब्रजेश्वर प्रसाद, महेश पारिक साहब कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं 7-8 अनुसूची वाली जो क्लास मिल नहीं रही है, टेक्निकल टीम को ये सब आइडिया है, बता देंगे। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न बन सकता है। और वो क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए, मैंने कल आप लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप याद रखिएगा, केशवानंद भारती वाले वाद को हम बहुत डिटेल में अलग से पढ़ने वाले हैं। पूरा 1 घंटा हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं संकेत दे रहा हूँ। केशवानंद भारती वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, ऐसा कहा था। लेकिन आप लोगों को दोस्तों ये भी याद होगा, उस केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय देते हुए क्या कहा था? निर्णय देते हुए ये कहा था कि संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। The basic structure of the constitution can't be amended। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने
केशवानंद भारती वाले मामले में कहा था। दोस्तों, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर कि ये बात मैं आपको प्रस्तावना वाला टॉपिक पढ़ते समय क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा केशवानंद भारती वाले मामले में कहा था। लेकिन दोस्तों, आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और एक ऐसा मामला मैं आपको लिखवाने वाला हूं। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता जो है वो हमारे संविधान की आधारभूत संरचना है। पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान की आधारभूत संरचना है, इसका मतलब उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारभूत संरचना है, इसका मतलब इस शब्द को नहीं हटाया जा सकता है, न ही इसे प्रभावित किया जा सकता है, न ही इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप मुझसे पूछेंगे किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो वो मैं अभी आपको देखकर बता रहा हूं। यस, ठीक है, आपके सारे प्रश्न में देख लिए। अब जरा देखिएगा, एस आर बॉम्बई बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, लिख देना, जो मित्र लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। एस आर बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान की आधारभूत संरचना है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं किसी भी शब्द को, किसी भी प्रावधान को, किसी भी भाग को अगर सुप्रीम कोर्ट ये घोषित कर देता है कि वो संविधान की आधारभूत संरचना है, तो इसका सीधा सा मतलब है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। एस आर बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 का जो मामला है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारभूत संरचना है। तो मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर दोस्तों, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि एस आर बॉम्बई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि शायद आप लोग जानते होंगे एस आर बॉम्बई जो थे वो खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। एस आर बॉम्बई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो ये पंथ निरपेक्षता का मामला वहां कैसे आ गया, आप मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो थोड़ी सी कहानी है, उस कहानी को आप ढंग से अगर सुनेंगे तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। तो जरा सुनिएगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि एस आर बॉम्बई कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर काम कर रहे थे। बात है 1988 की। एस आर बॉम्बई की जो पार्टी थी वो जनता दल पार्टी थी और वो मुख्यमंत्री थे। उस पार्टी में थोड़े से विधायक जो इधर से उधर हो रहे थे, अर्थात वो दल बदल करने के इच्छुक थे। इस प्रकार की खबरें समाचार पत्रों में छपी। कर्नाटक के राज्यपाल ने ये जो दल बदल करने की जो बातें चल रही थी, इससे ये अंदाजा लगाया कि एस आर बॉम्बई की सरकार को विधानसभा में बहुमत नहीं है। उन्होंने तुरंत अनुच्छेद 356 के तहत एक रिपोर्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी और कहा कि कर्नाटक में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का सिचुएशन बन रहा है कर्नाटक में, इसलिए आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। कर्नाटक में एस आर बॉम्बई की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। एस आर बॉम्बई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा इस तरह से मेरी बहुमत की सरकार को बर्खास्त कैसे किया जा सकता है, ऐसे एस आर बॉम्बई ने तर्क दिया। 1988 का मामला, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 1994 में, यानी 6 साल बाद। ये तो दोस्तों एक बात है। दूसरी बात आप लोगों को याद होगा, शायद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी, उस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को। उस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, उस समय यूपी में भी बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि बाबरी मस्जिद जब गिरी, उसकी जब घटना जब घटित हुई,
तो उसके बाद में देश के कई सारे राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सांप्रदायिक दंगे में किसकी भूमिका थी ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में, खासकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह, यूपी वगैरह, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, उन सरकारों को तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए बर्खास्त कर दिया, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया उन्होंने भी इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया। एसआर बॉम्बे वाला मामला पहले से चल रहा था, साथ साथ में ये मामला भी और जुड़ गया। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे राष्ट्रपति शासन जिन जिन राज्यों में लगाए गए उन सारे मामलों को जोड़ते हुए अपना एक फाइनल निर्णय राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, अनुच्छेद 356 के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बे की ये जो कर्नाटक में जो सरकार बर्खास्त की गई उसके बारे में साफ साफ शब्दों में कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत है या नहीं है इसका निर्णय राज्यपाल को राजभवन में बैठकर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका निर्णय विधानसभा भवन में होना चाहिए। ये तो हुई एक बात, लेकिन इसका हमारे टॉपिक के साथ कोई संबंध नहीं। दूसरी बात, राजस्थान में या हिमाचल में या यूपी में जो बीजेपी सरकारों को जो बर्खास्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की ये ड्यूटी बनती है कि अगर देश में सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, उसके राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों के वे अधिकारों की रक्षा करें। सरकार कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनका झुकाव एक धर्म की ओर हो, क्योंकि राज्य के लिए सभी धर्म बराबर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में तो पंथ निरपेक्षता लिखा हुआ है, और पंथ निरपेक्षता का मतलब है सभी धर्म राज्य के लिए बराबर है, आपका झुकाव एक धर्म की तरफ क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्णय देते हुए कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारभूत संरचना है, सभी सरकारों को इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। सरोज कह रही है कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का ये मामला, कई सारे मामले और भी है जिनमें इन सब चीज़ों को आधारभूत संरचना के अंतर्गत माना गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। वर्षा कह रही है सर नोट्स डिटेल से लिखवाओ, हम अभी तो समझ आ रहा है लेकिन बाद में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा मैंने कुछ बात छोड़ दी है जो आपने लिखी नहीं होगी। मैंने ऐसा बॉम्बे बनाम कर्नाटक राज्य की बात लिखवा दी। मैंने साथ ही साथ ये भी कह दिया इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारभूत संरचना है। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सरकार के स्वरूप के बारे में। प्रस्तावना को देखने से किस तरह से सरकार का शासन का स्वरूप कैसा होता है वो स्पष्ट होता है, उस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। डीके जलोरिया जी, एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ या कर्नाटक राज्य, थोड़ा सा क्लियर कर दे। भारत संघ नहीं, कर्नाटक राज्य ही कहिएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इस मामले को कर्नाटक राज्य के संदर्भ में ही देखा गया था, तो इसको कर्नाटक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तब इसको भारत संघ बना दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अब देखिए, आइए शासन का स्वरूप जो शब्द आता है इसके अंतर्गत वो आता है लोकतंत्र। प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं सीक्वेंस में आपको याद करना है, सारी बातें अभी आपको बताएंगे, प्रस्तावना खुद आपके सामने रखेंगे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सारे शब्द कई बार सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। अभी प्रस्तावना संविधान की जो है वो हूबहू आपके सामने रखेंगे, तब आप उसे देख लेना। फिलहाल देखिएगा, प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए, भारत में डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। अगर आप पूरे भारतीय संविधान को देखेंगे तो लोकतंत्र जो शब्द जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है उससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश में जो भी सरकार आएगी वो लोकतंत्रात्मक सरकार आएगी। और आप देख लीजिए, सरकारें जो कुछ भी काम करती है हमारे यहाँ पर, वो सरकारों की जो स्थापना है संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है उस दल की सरकार बनती है, और सारी सरकारें जो काम करती है वो जनता के लिए काम करने का दावा करती है। वी हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट।
लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका और भारत को माना जाता है। अमेरिका को इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका के नागरिकों को वहाँ पर बहुत सारे अधिकार है, और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत की जनता को शासन की प्रक्रिया में जितनी भागीदारिता का अवसर मिलता है दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 85 करोड़ 90 करोड़ के लगभग मतदाता है। आप अंदाज लगा सकते हैं इतने मतदाता और कहाँ हैं। और हमारे देश में हम लोग 3 सरकारों को चुनते हैं। हम केंद्र सरकार को चुनते हैं, मोदी जी की सरकार को हमने चुना। हम राज्य की सरकार को चुनते हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को हमने चुना। और हम लोग जिला सरकारों को चुनते हैं। अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो पंचायत राज संस्थाओं के अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, और अगर शहरों में हैं तो हम लोग नगर पालिकाओं के लोगों को चुनते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर जनता को 3-3 मौके मिलते हैं अपनी सरकारों का निर्माण करने का। तो दुनिया का बहुत बड़ा देश, लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत जाना जाता है, और उसके पीछे कारण है हमारे यहाँ पर इतने वोटर्स। और दूसरी बात जो है, वो वोटर्स जो है उन्हें कई बार अवसर दिया जाता है सरकार को चुनने का। देखिए, लोकतंत्र में जो परिभाषा, जो इसकी जो परिभाषा, जो आइडियल, जो डेफिनेशन मानी जाती है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, इससे बढ़िया और शासन क्या हो सकता है। फिर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326, हमारे यहाँ पर वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार का मतलब हमने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना हमने सब ऐसे लोग जो 18 वर्ष के पूरे हो गए उन सबको मतदान का अधिकार दिया है। दुनिया का इतना खूबसूरत लोकतंत्र और आपको कहाँ देखने को मिलेगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, रिलू राठौड़ कह रही है कि संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों को हम लोग चुनते हैं। एकदम बात सही है कि इतना जबरदस्त लोकतंत्र है भारत का। हाँ, रवि कह रहा है कि डेमोक्रेसी रिट में टॉपिक है, बाकायदा है। सोनू कह रही है थोड़ा सा रिपीट कीजिए सर। रिपीट कुछ मैं यूँ कह रहा हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस बात का उल्लेख प्रस्तावना में है। भारत लोकतांत्रिक देश कैसे है, तो मैंने कहा भारत में जितने मतदाता है दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरी बात, भारत में जितने मतदाताओं को सरकार चुनने का अवसर मिलता है दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलता है। हम केंद्र सरकार को भी चुनते हैं, हम राज्य सरकार को भी चुनते हैं, हम जिला सरकार को भी चुनते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ पर वयस्क मताधिकार है। बिना किसी भेदभाव के सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं उन सब लोगों को हमने वोट देने का अधिकार दिया है। ये है लोकतंत्र, जो कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में से माना जाता है अमेरिका के बाद। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। कितना पढ़ा लिया, अब बस टॉपिक स्टार्ट किया है, ये आपके सामने है। फिर लास्ट में देखिएगा एक शब्द लिखा हुआ है गणराज्य, रिपब्लिक। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। अगर आप प्रस्तावना को देखेंगे, अभी थोड़ी देर में प्रस्तावना आपके सामने एज इट इज परोसी जाएगी, तो उस समय आप देखिएगा शब्द लिखा हुआ है गणराज्य। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। सब लोगों से मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो प्रश्न ये है, आप लोगों को कल बताया गया था कि 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना स्वीकार की गई। ये आपको बात बताई गई थी। ठीक है, मेरा आपसे एक प्रश्न है, प्रस्तावना लागू कब हुई? ध्यान से सुनिएगा, मेरा आपसे प्रश्न है, प्रस्तावना कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर 1 17 अक्टूबर 1949, 2 26 नवंबर 1949, नंबर 3 26 जनवरी 1950, नंबर 4
13 मई 1952। इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा है, सारे आपके प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। वयस्क मताधिकार की उम्र संविधान में 18 वर्ष ही है, नहीं 18 वर्ष नहीं थी, 21 वर्ष थी, 21 से घटाकर हमने 18 वर्ष किया, पर यह अभी विषय नहीं है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, केली गुर्जर कह रहे हैं कि भारतीय संघ का प्रधान निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। बहुत बढ़िया आपने लिखा। गणराज्य शब्द का मतलब यही होता है, क्या होता है मैं वापस भी समझाऊंगा। लेकिन मेरा प्रश्न आपके सामने ये है कि संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई। 4 मैंने ऑप्शन दिए, 17 अक्टूबर 1949, दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन 13 मई 1952। प्रस्तावना कब लागू हुई? कई सारे मित्र 26 नवंबर 1949, 2, हर्षिता भी 2, सुरेश जी भी 2 कह रहे हैं, सोनल कह रही है कि 3 यानी सी, अनुराधा 2 कह रही है, सुमित 26 नवंबर 1949 कह रहे हैं, सीता 3 कह रही है, रोहितास 2 कह रहे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर सुन लीजिएगा, इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण काम मैं बात बताने जा रहा हूं, बहुत ढंग से इसको नोट भी कराऊंगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू हुई। मेरी बात को सुन रहे हैं? जो मित्र नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू हुई, 26 जनवरी 1950। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने लिख दिया होगा 26 जनवरी 50, लेकिन दोस्तों प्रश्न ये है कि पहले मैंने बोला कि 17 अक्टूबर 1949 को 1949 को भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा ने स्वीकार कर ली। स्वीकार 17 अक्टूबर 1949 को हुई और लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। तो आप मुझसे एक प्रश्न पूछिए, और वो प्रश्न आपको पूछना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 17 अक्टूबर 1949 को जब प्रस्तावना स्वीकार कर ली गई, और आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पहले की क्लासेस में बताया गया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। प्रस्तावना 17 अक्टूबर को स्वीकार की गई, 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू हुए, तो फिर प्रस्तावना लागू क्यों नहीं हुई उस दिन? ये प्रश्न है। 26 नवंबर को जो प्रस्तावना तैयार थी, प्रस्तावना संविधान सभा ने एक्सेप्ट भी कर ली, स्वीकार भी कर ली, तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना लागू क्यों नहीं की गई? ये प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं, और वो देखिए प्रतिभा जी, आप ये क्या कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 50 को लागू हुई। अरे पूर्ण प्रस्तावना पूर्ण रूप से और अधूरी रूप से कब लागू हुई? प्रस्तावना तो एक ही बार लागू हुई, वो 26 जनवरी 50 को लागू हुई। दोनों में क्या अंतर है, मैं इसी को बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। 26 नवंबर 1949 को जब 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, तब भी प्रस्तावना तैयार थी, फिर भी लागू नहीं हुई। उसी का मैं जवाब देना चाह रहा हूं। ठीक है, हंसराज जी प्रश्न पूछ रहे राजस्थान राज्य पर कब से लागू हुई थी। क्या वाहियात प्रश्न है हंसराज जी, आप क्या बात करें? राजस्थान क्या भारत से बाहर है? राजस्थान जब भारत का हिस्सा है तो प्रस्तावना राजस्थान में अलग से लागू होगी, भारत में अलग से लागू होगी, ऐसा होता है क्या? कुछ कानून जरूर है जो पूरे भारत के संदर्भ में अलग से लागू होते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग से लागू होते हैं। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान तो एक साथ ही लागू होगा ना पूरे देश में। तो आपका ये प्रश्न एकदम मुझे ठीक नहीं लगा कि ऐसे क्यों प्रश्न पूछा। अब जरा देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना तैयार होने के बाद में क्यों लागू नहीं हुई, इसका मैं जवाब देना चाह रहा हूं दोस्तों। मैंने एक शब्द लिखा गणराज्य, और एक मित्र ने अभी जवाब देते हुए कहा भी था कि गणराज्य या गणतंत्र या रिपब्लिक जो शब्द है उसका मतलब होता है देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, आप नोट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। अर्थात
राजा का बेटा राजा बनता है, जो राजतंत्र में जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारे यहाँ पर नहीं होगा। हम रिपब्लिक है, हम गणतंत्र है, और गणतंत्र का मतलब है हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता, ये आप और हम लोग जानते हैं। दोस्तों एक दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना तैयार होने के बावजूद भी इसलिए लागू नहीं की जा रही थी क्योंकि संविधान जो पूर्ण रूप से है वो बाद में लागू होना था। और आप लोग दोस्तों जानते हैं, आप लोगों को बता रखा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया और उन्होंने 26 जनवरी को पद ग्रहण किया। तो भारत जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाता है? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाता है क्योंकि देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी जो राष्ट्रपति है उनका पद 26 जनवरी को ग्रहण किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों कैसे संभव हो सकता था कि जो राष्ट्रपति है वो 24 जनवरी को चुना जाए, राष्ट्रपति जो है वो 26 जनवरी को पद ग्रहण करे और भारत जो है गणराज्य 26 नवंबर 1949 को ही बन जाए? ऐसा संभव नहीं था। इसलिए प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ जाती? क्योंकि प्रस्तावना में गणतंत्र यानी रिपब्लिक शब्द लिखा हुआ है और रिपब्लिक हम 26 जनवरी 1950 को हुए, इसलिए प्रस्तावना तैयार होने के बावजूद भी उस दिन लागू नहीं हुई। मेरी बात को शायद आप लोगों ने समझा होगा। अशोक कुमार जी सही कह रहे हैं कि निर्वाचित होता है। भगवान सिंह जी कह रहे हैं कि 26 नवंबर को तो संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, एकदम सही है। आशुदेव जी प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित होता है? जी नहीं आशुदेव जी, प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है ये अलग बात है। भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है उसकी वजह से नहीं है। हमारे यहाँ पर सर्वोच्च पदाधिकारी प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है या वंशानुगत, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत गणतांत्रिक राष्ट्र है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जीवनी कह रही है कि क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान के 16 अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू हुए, प्रस्तावना उस दिन लागू नहीं हुई। इसलिए लागू नहीं हुई क्योंकि इसमें शब्द क्या लिखा हुआ था? गणराज्य। गणराज्य शब्द का मतलब है देश का सर्वोच्च पदाधिकारी का निर्वाचित होना। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रस्तावना स्वीकार कब की गई और दूसरा प्रस्तावना लागू कब की गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिसको ये डेट याद रहेगी कि प्रस्तावना 17 अक्टूबर को स्वीकार की तो उसको ये लग सकता है कि शायद लागू 26 नवंबर को हुई होगी। ऐसा नहीं है, लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हुई। तो मेरी बातों को आप लोग दोस्तों समझ पा रहे हैं? प्रस्तावना से क्या क्या बातें स्पष्ट होती है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अंकित गोयल कह रहे हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति चुना गया था, और 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसे पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में यादगार बनाना था। एकदम आप प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाइए अंकित जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस इसलिए तो मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया था। तो सुमित जी कह रहे हैं कितना अच्छा पढ़ाते हैं आप, थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, महेश जी एकदम सही कहा। महेंद्र कुमार जी बैरवा साहब ने नहीं सॉरी मूलचंद जी ने कहा प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, एकदम सही बात है। सूरज जी कह रहे हैं मतलब राष्ट्रपति 26 जनवरी को पद की शपथ, यस शपथ लेने के कारण 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुई। एकदम सही कह रहे हैं सूरज जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, पहली बार मैंने भी आप लोगों से शेयर किया, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोस्तों प्रस्तावना को देखने से और क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना को देखने से 4 बातें स्पष्ट होती है। आपको बताया था संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, आपको अभी बताया जस्ट कि सरकार का स्वरूप स्पष्ट होता है। और प्रस्तावना को देखने से क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना को देखने से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
हमारे संविधान निर्माताओं के मन में क्या चल रहा था, वो देश के लिए क्या उपलब्ध करवाना चाहते थे, उनकी फिलॉसफी क्या है, संविधान निर्माताओं का दर्शन क्या है, अगर आप उसे ढंग से समझना चाहते हैं तो ये 6-7 लाइन में जो 63 शब्द प्रस्तावना में लिखे हुए हैं उनको आप समझ लीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि संविधान निर्माताओं के मन में भारत को लेकर क्या चल रहा था। यानी संविधान के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होते हैं। तो जो मित्रगण लिखना चाहते हैं उनके लिए है ये बात। संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना को देखने से कैसे स्पष्ट होते हैं, उस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। जरा देखिएगा, हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे भारत के बारे में, ये सब जरा देखें। लोगों को वो न्याय उपलब्ध करवाना चाहते थे। अगर आप प्रस्तावना को देखेंगे तो आपको न्याय शब्द वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। वे लोगों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना चाहते थे। अगर आप प्रस्तावना को देखोगे, अभी आपको प्रस्तावना की ओरिजिनल कॉपी भी बताई जाएगी कि प्रस्तावना खूब कैसी है। अगर आप प्रस्तावना को ढंग से देखोगे तो उसमें आपको समानता देखने को मिलेगी, और प्रस्तावना को अगर आप ढंग से देखोगे तो उसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है बंधुत्व, यानी फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड यानी भाईचारा। ये सारी बातें प्रस्तावना में लिखी हुई आपको मिलेगी। संविधान, ये जो कह रहे पिछेसी शब्द है, इनको काके, कीन, वहन, एवं ये शब्द काउंट नहीं किए जाते हैं। तो कौन कह रहा था पिछेसी वाले, नाम ही चला गया, धर्मू जी, उनको काउंट नहीं किया जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो संविधान के उद्देश्यों को अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रस्तावना को देखिएगा। वहाँ आपको न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी और बंधुत्व मिलेगा। अब देखिए, यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग दोस्तों शायद जानते होंगे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। 3 प्रकार का न्याय, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, और तीसरा जो न्याय है वो है राजनीतिक न्याय। दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय उल्लेखित है, कौन सा न्याय उल्लेखित नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं सोचता हूं कि अब ये प्रश्न बहुत पुराना हो गया है। अब आजकल नए नए प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और नए नए प्रकार के प्रश्न कैसे हो सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय का मतलब आपको पता होना चाहिए। हम तीनों न्याय का मतलब आपको बता रहे हैं। एक, दूसरी बात, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 में भी है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर है, केवल प्रस्तावना, केवल मूल अधिकार, केवल नीति निदेशक तत्व, प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व दोनों। इस प्रकार का प्रश्न सिविल सर्विस में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में भी है और कहाँ पर है, अनुच्छेद 30 यानी नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भी है। एक तो बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपको दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, आजकल जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आजकल शब्दशः क्या लिखा हुआ ये प्रश्न बन जाते हैं, सीक्वेंस में लिखे ये प्रश्न बन जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, 3 प्रकार का जो न्याय है वो इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, ये 3 प्रकार का न्याय। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे इनके मतलब भी बता दीजिए, तो इनका मतलब बहुत ढंग से सुन लेना, क्योंकि अब आगे से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को हम सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय का जनक कहते हैं। हम डॉक्टर अम्बेडकर को सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र का जनक कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में एक ऐसी भ्रांति है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के गठन के विरोधी थे। एक भ्रांति ये भी है कि डॉक्टर अम्बेडकर
भारत की आज़ादी के विरोधी थे, ऐसी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक भ्रांति है। और वो भ्रांति क्यों है, ये तीनों बातें अगर आप समझेंगे तो मेरे हिसाब से ये भ्रांति दूर हो जाएगी। एक्चुअली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन लोगों से प्रभावित थे उनमें एक ज्योतिबा फुले थे और एक महादेव गोविंद रानडे थे। आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं तो जब सामाजिक सुधार आंदोलन जब पढ़ते हैं तो महादेव गोविंद रानडे का नाम आप जरूर पढ़ते होंगे। डॉक्टर अंबेडकर को महादेव गोविंद रानडे की 100वीं जयंती पर मुख्य वक्ता के रूप में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। 101वीं जयंती पर मुख्य वक्ता के रूप में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। तब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में महादेव गोविंद रानडे के विचारों को अपना साथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जब तक समाज में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित नहीं होगा तब तक राजनीतिक न्याय का कोई मतलब नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न जो होगा वो होगा सामाजिक न्याय का मतलब क्या है। ये जाति के आधार पर जिस प्रकार का भेदभाव समाज में पाया जाता है वो भेदभाव समाप्त होना चाहिए, दैट इज सामाजिक न्याय। हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास करने का मौका बिना किसी जातिगत भेदभाव के मिलना चाहिए, इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने और ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट करने का अवसर मिलना चाहिए, समाज में किसी तरह की विषमता नहीं होनी चाहिए, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव अर्थ के आधार पर नहीं किया जाए, इसे हम लोग कहते हैं आर्थिक न्याय। मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम कर देता हूँ, वापस मैं बोल रहा हूँ। सामाजिक न्याय, समाज में जातिगत भेदभाव नहीं हो, सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का बराबर का अवसर मिले, जातिगत भेदभाव नहीं हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, ये तो हो गया सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, हर व्यक्ति को अपने फर्दर डेवलपमेंट का पूरा अवसर मिलना चाहिए, अमीरी और गरीबी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सरकार की तरफ से समुचित अवसर मिलना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, हर व्यक्ति को शासन की प्रक्रिया में भागीदारिता का अवसर मिलना चाहिए, उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, उसे चुनाव में जीतने का, ये सब चीज़ें उसे समान रूप से मिलनी चाहिए, तो इसे हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं, राजनीतिक न्याय कहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर महादेव गोविंद रानडे की 101वीं वर्षगांठ पर जो अपना उद्बोधन देते हैं मुख्य वक्ता के रूप में, उसमें वो यही कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, हम लोगों को अपनी सरकार को चुनने का अवसर मिल जाएगा, हमारे भाग्य विधाता कौन होंगे इसको तय करने का अधिकार हमको मिल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर संकेत करना चाहते हैं ये राजनीतिक न्याय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सरकारों को बनाने का या सरकारों को हटाने का अवसर मिलना, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अवसर मिलना, हर व्यक्ति को वोट देने का अवसर मिलना, ये तो राजनीतिक न्याय है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। और वाकई में राजनीतिक न्याय का मतलब यही होता है। डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि अंग्रेज जाने से देश की सारी व्यवस्था में सुधार नहीं आ जाएगा। जब तक समाज में जातिगत भेदभाव रहेगा, जब तक अमीर और गरीबी का भेदभाव रहेगा, जब तक कुछ संसाधनों पर कुछ एक लोगों का ही अधिकार होगा, तब तक समाज में इस राजनीतिक न्याय का कोई मतलब नहीं है। तो समाज में पहले सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित होना चाहिए, इसके बाद राजनीतिक न्याय होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का विचार है। तो बहुत खूबसूरत शब्द है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और दोस्तों देखिएगा, हमारी जब न्यायपालिका जब भी सरकार के किसी कानून का, सरकार के किसी विधि का मूल्यांकन करती है, सरकार के किसी कार्य का जब परीक्षण करती है, तो प्रस्तावना को भी देखती है और वो ये भी देखती है कि प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का ध्यान में रखा गया है या नहीं रखा गया। तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सामाजिक व आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 38 में भी है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्याय समझ में आ गया, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार यानी थॉट्स की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना यानी पूजा करने की स्वतंत्रता है। आपके सामने कुछ बातें लिखी है मैंने, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नोट करना चाहते हैं, उनके लिए हैं। केली गुर्जर कह रहे हैं कि राजनीतिक न्याय अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। यस, ऑब्वियसली शासन प्रक्रिया का हिस्सा बनना, अपनी बात को, अपनी शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना, ये सब राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ही आता है। एकदम सही बात है। तो आइए जरा, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोग दोस्तों जानते हैं आजकल इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं कि कौन सी बात कहाँ कहाँ पर उल्लेखित है, क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ बातें कहीं और भी उल्लेखित है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में भी है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में भी इन दोनों स्वतंत्रता का उल्लेख है। फिर विश्वास की स्वतंत्रता, आपका जो भी फेथ है, आपका जो बिलीफ है, रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये सारी बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। एकदम सही, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, और कल भी मैंने थोड़ा सा आपको इशारा किया था। आज का ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वो आपको इशारा करते हुए कल बताया गया था कि ये पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और आपको ये भी बताया गया था, इसी वजह से हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, ये कल आपको बताया गया था। लेकिन थोड़ी सी बात याद रखना दोस्तों, पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसमें इन 5 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, लेकिन साथ साथ में पंडित नेहरू ने अपने उद्देश्य में काम की यानी जॉब की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया था, जो प्रस्तावना में बाद में शामिल नहीं की गई थी। वापस बोलूं क्या? पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने काम की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर ही भारतीय संविधान की वर्तमान की प्रस्तावना आधारित है, लेकिन इस प्रस्तावना में काम की स्वतंत्रता जिसका उल्लेख पंडित नेहरू ने किया था, उस काम की स्वतंत्रता का उल्लेख वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो जो मित्र कभी प्रश्न पूछते हैं कि सर उद्देश्य प्रस्ताव और वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें क्या अंतर है, तो एक अंतर आपके सामने मैंने रखा कि वहाँ काम की स्वतंत्रता की बात है, यहाँ काम की स्वतंत्रता की बात का उल्लेख नहीं है। एक मित्र, हाँ, एक आकांक्षा जी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, एकदम सही है। नेत्राम जी आप भी कह रहे हैं अनुच्छेद 25 से 28। यस, यही तो बातें आपको ध्यान रखनी है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी एक का पूछा जाए कोई जरूरी नहीं है, कहाँ कहाँ पर उल्लेख है। तो धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में भी है और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग समानता की ओर। प्रस्तावना में आप लोगों ने देखा होगा 2 समानता लिखी हुई है, एक अवसर की समानता और दूसरा प्रतिष्ठा की समानता। अवसर यानी हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, उसको जो भी कार्य हो सकता है उसमें समानता होनी चाहिए, इस प्रकार की बात कही गई। दूसरा प्रतिष्ठा यानी अपना स्टेटस, समाज में अपना स्टेटस, समाज में अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत बनाए रखने का सभी को अवसर है, सभी को समान अवसर है, ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, और वो बात ये है कि ये जो अवसर की जो समानता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में भी है। जब आप लोगों को अनुच्छेद 16 जब बताया जाएगा तब भी आपको बताया जाएगा। अनुच्छेद 16 में भी इस बात का उल्लेख है, और साथ ही साथ आप लोगों को जब भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 जब बताया जाएगा,
नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत तब भी इसका उल्लेख है। तो दोस्तों अवसर की समानता प्रस्तावना में उल्लेखित। अनुच्छेद 16 जब हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो उसकी पहली लाइन यही है, रोजगार का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, आजीविका का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 जब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत देखेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे सभी स्त्रियों और पुरुषों को काम करने का समान अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों अवसर की समानता प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में, और साथ ही साथ आर्टिकल 39 में भी इसका उल्लेख है। मेरे हिसाब से ये बात आपने नोट कर ली होगी। तो निशा जी कह रहे हैं अनुच्छेद 16 में, एकदम सही। आकांक्षा कह रही है 16 और 39 में एकदम। राकेश जी भी कह रहे हैं अनुच्छेद 16 में। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आप लोग इस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण शब्द से परिचय करवा रहा हूँ, और वो शब्द है दोस्तों बंधुत्व यानी ब्रदरहुड यानी फ्रैटर्निटी, भाईचारा। समाज में हम लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव रखें। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कौन खड़ा है सामने, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, कहाँ से आया है, हम सब भारत की भूमि पर रहते हैं, हम एक मानव है, तो मानव जाति है हमारी, और कोई जाति नहीं है। हम सबको भाईचारा रखना चाहिए, बंधुत्व रखना चाहिए। ये शब्द जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है। दोस्तों मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा, और वो शायद मैंने पहले कही भी है, और वो ये है कि बंधुत्व जो शब्द है वो हमने फ्रांस से लिया है, एक। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, इस शब्द का उल्लेख भाईचारे के रूप में, भ्रातृत्व के रूप में, इसका उल्लेख मूल कर्तव्य में भी है। तो जो मित्र लिखना चाहते हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो ये जरूर लिखें, इस बात को नोट डाउन करें कि बंधुत्व यानी फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा यानी ब्रदरहुड, इसको मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है, भ्रातृत्व लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि भाईचारा, बंधुत्व, भ्रातृत्व शब्द कहाँ कहाँ उल्लेखित है। तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में उल्लेखित है, और साथ ही साथ क्या रह जाएगा याद, मूल कर्तव्य में उल्लेखित है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू जी ने रखा था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में कल आपको बताया था कि 8 पॉइंट थे टोटल, और 8 पॉइंट में से मोटी मोटी बातें मैंने कल आपको ऐसे ही बता दी थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस प्रकार की और भी बातें बहुत सारी। उसमें कई बार ये कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उस उद्देश्य प्रस्ताव में कहीं पर भी बंधुत्व शब्द का उल्लेख नहीं है। ये बात सही है कि पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसमें कहीं पर भी बंधुत्व शब्द उल्लेखित नहीं है। लेकिन पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में जब 8 जो पॉइंट रखे, उनमें अगर 8वां पॉइंट अगर आप देखें तो 8वां पॉइंट का मतलब मानव जाति का कल्याण। 8वां पॉइंट में लिखा हुआ मानव जाति का कल्याण। मानव जाति का कल्याण कहिए, भाईचारा कहिए, बंधुत्व कहिए, काफ़ी हद तक ठीक ही है, एक जैसे ही लगते हैं। तो कुल मिलाकर उद्देश्य प्रस्ताव को ही रिफ्लेक्ट करती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों प्रस्तावना से कौन कौन सी बातें स्पष्ट होती है, उसमें हम लोगों ने तीसरे पॉइंट के अंतर्गत देखा कि संविधान के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ब्रदरहुड से रिलेटेड कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, सीमा जी ऐसा कह रहे हैं। अनुच्छेद 51A है ना, वहाँ भ्रातृत्व जो शब्द लिखा हुआ उसका मतलब ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, भाईचारा वो एक ही है लगभग, तो हम अनुच्छेद 51A कह सकते हैं, ठीक है। निशा जी कह रहे हैं वो 5वें मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित है, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। प्रस्तावना को देखने से और क्या बात स्पष्ट होती है, तो चौथी बात जो स्पष्ट होती है वो है संविधान के लागू होने की तिथि। जो मित्र लिखना चाहते हैं वो लोग लिख दीजिएगा, संविधान के लागू होने की तिथि। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके सामने रख रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि अभी प्रस्तावना में आपके सामने ओरिजिनल रखूंगा, उसकी लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, आज 26 नवंबर, आज 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं,
अधिनियमित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। अंगीकृत करना यानी एडॉप्ट करना, बता देता हूं। अंगीकृत करना इसका मतलब अगर आप लिखना चाहें तो इसका मतलब है हम संविधान को स्वीकार करते हैं। अब लिख लीजिए जो मित्र लिखना चाहें। अधिनियमित कर रहे हैं, इसका मतलब है हम संविधान को लागू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं। लागू करना, ये सब बातें नोट करनी है आपको, क्योंकि अब आगे से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है? आत्म अर्पित। आत्म अर्पित, आत्म अर्पित का मतलब है स्वयं को संविधान सौंपना। स्वयं को संविधान सौंपना, ये सब बातें नोट करिए आप। आज एक्ट द्वारा 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, मतलब स्वीकार कर रहे हैं। अधिनियमित कर रहे हैं मतलब लागू कर रहे हैं। आत्म अर्पित कर रहे हैं मतलब स्वयं को संविधान सौंप रहे हैं। इस प्रकार की शब्दावली प्रस्तावना में लिखी हुई है। दोस्तों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, पहली बात, ये जो शब्दावली है, अब देखिए आप, कल इस बात को लेकर बहुत सारे प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे। कल आप लोग मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, और वो प्रश्न क्या थे? आपके प्रश्न थे कि सर शब्दावली कहाँ से ली? कुछ लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से ली, कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका से ली। तो मैंने एकदम स्पष्ट करने की कोशिश भी की थी, और मैंने ये आपको साफ शब्दों में कहा कि शब्दावली जो है वो अमेरिका से ली गई है। हालांकि जो शब्द हैं प्रस्तावना के, बहुत सारे शब्द, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो नारा है वो हमने फ्रांस से लिया है। तो कोई एक देश पर निर्भर नहीं है। इसी प्रकार से ये जो तीनों शब्द है, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना, आत्मर्पित करना, अगर आप आयरलैंड का संविधान देखेंगे जो कि 1937 में तैयार हुआ, 1937 में तैयार हुआ था आयरलैंड का संविधान, अगर आप उसको देखोगे तो आयरलैंड के संविधान में भी इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई मिलेगी। तो दोस्तों, जो अपना जो प्रश्न है, मुझे दिखाई दे रहा है, अपना जो प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो हम लोग जवाब देते हैं कि भारत का संविधान जो आंशिक रूप से है वो 26 नवंबर को लागू हुआ 1949 को। ये डेट लिखी हुई कहाँ पर है? ये डेट कहाँ लिखी हुई है? ये डेट एक ही जगह लिखी हुई है, और वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को देखने से ये स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान कब लागू होगा। रितु जी प्रश्न कर रही है कि सर अभी तो आपने बोला कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू। अरे रितु जी, आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे। शब्द देखिए, मैंने कहा आंशिक रूप से संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। बाकी पूरा का पूरा जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी जो पुरानी जो पिछले 5-7 दिन से जो क्लासेस चल रही है उनको देखिएगा लगातार। हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अगर आप पीछे वाले टॉपिक को नहीं देखेंगे तो आपको नए जो टॉपिक है वो थोड़े कम समझ में आएंगे। समझ में तो आएंगे पर कम समझ में आएंगे। रितु जी, मैं ये कह रहा हूं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो आंशिक और पूर्ण में फर्क है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए, और 16 अनुच्छेदों के अलावा जो अन्य अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी को लागू हुए। अब आपका अगला प्रश्न क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं कि ये पूर्ण रूप से लागू हुए, ये आंशिक रूप से लागू हुए, ये सब लाए कहां से? आप कहां लिखा हुआ है संविधान में कि 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ? ये सब कहां लिखा हुआ है? आप मुझसे प्रश्न पूछोगे तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अगर दोस्तों आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 आर्टिकल 394 जरा सुनिएगा। आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 को ढंग से देखेंगे तो आपको साफ साफ उन अनुच्छेदों के बारे में लिखा हुआ मिलेगा जो अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू हुए। और इसी में लिखा तुरंत प्रभाव,
तुरंत प्रभाव से लागू होने का मतलब है 26 नवंबर 1949, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो तुरंत प्रभाव मतलब आज से ही लागू कर दीजिए। अनुच्छेद 394 को देखोगे तो उसमें 16 अनुच्छेदों का जिक्र है जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। डेट 26 नवंबर 1949 वहां नहीं लिखी हुई है, वहां केवल क्या लिखा हुआ है, तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। फिर आपका अगला प्रश्न होगा कि आपने अभी कहा कि आंशिक रूप से लागू हुआ, तो मेरा आंशिक रूप से लागू होने का जो मतलब है वो यही तो है कि 395 में से केवल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू हुआ, इसका मतलब आंशिक भाग ही लागू हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका अगला प्रश्न होगा कि सर फिर आप ये कहां से लाए कि 26 जनवरी 50 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ? ये मैं कहां से लाया? क्या आपने मन से लाया? आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, प्रश्न है कि नहीं, आपके दिमाग में आएगा और आना भी चाहिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी के दिमाग में आता भी है। ये मैंने कैसे कह दिया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ? ये मैंने अनुच्छेद 394 की वजह से कहा। तो अनुच्छेद 394 में क्या लिखा है जरा सुनिए, बहुत ढंग से सुनिए। अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो कुल कितने हैं? 16। वो कब लागू होंगे? तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। और तुरंत प्रभाव का मतलब क्या हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 की डेट कहां से लाया? क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया और कहा तुरंत मतलब आज ही लागू हो जाएंगे। वो तो हो गया आज। आगे क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 394 में? दोस्तों आगे लिखा हुआ है शेष अनुच्छेद, मतलब इन 16 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। तो शेष अनुच्छेदों की संख्या बहुत ज्यादा है, 395 में से 16 ही लागू हुए पहले, बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या कह दिया? पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। अब मुझे बताइए आपको ये बात पूर्ण समझ में आई कि नहीं आई, पूर्ण या आंशिक? तो अशोक जी कह रहे हैं कि सर जो छूट गया है वो वापस पढ़ेंगे क्या? अशोक जी ये संभव नहीं है, अपनी 5-6 दिन से क्लासेस चल रही है और ऐप में हैं। ऐप में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। हम पिछले 5-6 दिन से बात कर रहे हैं। मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए पिछली क्लास अगर पढ़कर देखकर अगर आप आगे की क्लास अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी, आपके प्रश्न कम होंगे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सर हम भूल जाते हैं। अरे भूलते क्यों हैं भाई, भूलिए मत, हमको एग्ज़ाम तक याद रखना है, हमको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उत्तीर्ण होना है, तो ये सब बातें ध्यान रखना। मेरे हिसाब से ये बातें समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने कई बार आपको कहा कि मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना आपके सामने ला रहा हूँ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, ओरिजिनली क्या है, उसको ज़रा देखिएगा। उसको मैं लाना चाह रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और जो दिखती है वैसे की वैसी आपको लाना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, सीक्वेंस को देखिएगा जरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, हम भारत के लोग? मैं इसको पेन का थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। फिर लिखा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न एक, दूसरा शब्द है समाजवादी, ये क्या होता है समझ चुके हैं। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता, चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य और पांचवा शब्द है लोकतंत्रात्मक चौथा शब्द है और पांचवा है गणराज्य। बस इसको आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको जरूर सीक्वेंस में याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे याद रखेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व को सॉवरेंटी कहते हैं तो एस हो गया, समाजवाद को सोशलिज्म कहते हैं तो फिर एस हो गया, और पंथ निरपेक्ष को सेकुलर कहते हैं तो फिर एस हो गया। तो एस ट्रिपल एस साथ में आएंगे, और लोकतंत्रात्मक को डेमोक्रेटिक कहते हैं और गणराज्य को रिपब्लिक कहते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर आप याद करेंगे, मैं वापस बोलूं क्या? वर्षा जी ये जूम नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश की, ये जूम नहीं होगा, ये पीडीएफ फॉर्म में है, तो मैं बोल रहा हूं इसी वजह से। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
वापस बोल रहा हूं, 5 शब्द है, इसका सीक्वेंस आपको जरूर याद रखना है। याद रखने का तरीका, प्रभुत्व संपन्न को हम कहते हैं सॉवरेन अंग्रेजी में, और सॉवरेन एस से प्रारंभ होता है। फिर है समाजवादी, समाजवादी सोशलिज्म, वो भी एस से प्रारंभ होता है। फिर है पंथ निरपेक्षता, इसे अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कहते हैं, ये भी एस से प्रारंभ होता है। तो सॉवरेन, सोशलिज्म और सेकुलर, ये तीनों कंटिन्यू आएंगे। इसके बाद में डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक, और इसके बाद में गणराज्य यानी रिपब्लिक। तो एस 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 डी आर, सॉवरेन यानी संप्रभु, एस फॉर सोशलिज्म यानी समाजवाद, एस फॉर सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक यानी गणराज्य। ये ऐसे याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। राजवीर कह रहे हैं क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा पीडीएफ फॉर्म में है तो उसको जूम नहीं कर पा रहे, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हाँ, रेलू कह रही है SSSDR, एकदम सही है, SSSDR, एकदम बात सही है। टीना कह रहा है कि किताब की प्रस्तावना जो है हर किताब की पीछे कवर पर है। राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने प्रस्तावना को तीनों राज्यों में प्रार्थना के समय अनिवार्य भी कर दिया, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना से कौन कौन सी बातें स्पष्ट हुई उसको हमने देखा। फिर देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय पहले आएंगे। फिर आपको मैंने बता ही दिया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी सीक्वेंस में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों, मैंने इसी सीक्वेंस में आपके सामने रखा, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ये प्रस्तावना छोटी सी इतनी सी है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न बना देती है। कल हमने 1 घंटा इस पर विचार किया, आज हमने 1 घंटा इस पर विचार किया। उसका कारण क्या है? इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, अभी किसने क्या कहा अभी तो मैंने बताया भी नहीं है। इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि आप देख लीजिए कितने सारे प्रश्न बनाती है। तो ये सब बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आपके सामने है ये। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में आपको क्या बातें और आपको याद रखनी है। कुछ मित्रों ने अभी पूछा सर अनुच्छेद याद नहीं रहते, निशा कह रही है, अनुच्छेद पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। कुछ मित्रों ने पूछा सर भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। प्रस्तावना को अगर आप देखोगे तो टोटल 2 बार भारत शब्द लिखा हुआ है, और वो भी पहले ही लाइन में। कैसे? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, ये सब इस तरह से लिखा हुआ है। पहली लाइन में ही 2 बार भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब 2 बार, इसको भी थोड़ा सा याद रखेगा। अब देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है कि कई सारे विचार विमर्श प्रस्तावना पर संविधान सभा के दौरान हुए थे, और संविधान सभा में जो मेंबर्स हुआ करते थे उन्होंने बहुत सारी बातें प्रस्तावना के संदर्भ में कही थी जब प्रस्तावना पर विचार विमर्श हुआ। मैंने आपको पहले से नाम लिखवा दिया, ब्रजेश्वर प्रसाद, मैं अभी नोट डाउन करवा रहा हूं। प्रस्तावना में किसने क्या क्या शब्द जोड़ने की मांग रखी थी, आप नोट डाउन करिए, सब लोग नोट डाउन करिएगा। ये तो नोट डाउन कर चुके हैं कि ब्रजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की मांग रखी थी, लेकिन ब्रजेश्वर प्रसाद ने तो और भी बहुत सारे शब्द जोड़ने की बात करी थी। क्या क्या शब्द जोड़ने की बात की? ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा अनिवार्य शिक्षा, जो एजुकेशन है वो अनिवार्य होनी चाहिए, ये भी जोड़ दीजिए। उन्होंने कहा सैन्य शिक्षा, मिलिट्री एजुकेशन, ये शब्द भी प्रस्तावना में जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हाँ ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? निशुल्क चिकित्सा सहायता, निशुल्क चिकित्सा सहायता, ये सब बातें प्रस्तावना में जोड़ने की बात कही थी
ब्रजेश्वर प्रसाद ने। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। पंथ निरपेक्षता, कमलेश जी कह रहे हैं आवाज डबल आती है, टेक्निकल टीम देख रही है इस बात को। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की बात कही, अनिवार्य शिक्षा जोड़ने की बात कही, सैन्य शिक्षा जोड़ने की बात कही, और लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता देंगे, इस बात का भी उल्लेख प्रस्तावना में कर लीजिए, ऐसा कहा गया है। ये सारी बातें आपने नोट डाउन की। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, खासकर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने की बात किसने कही थी। क्लियर है? नोट डाउन कर ली होगी मेरे हिसाब से। गरिमा का क्या अर्थ है? अरे भाई, हर व्यक्ति को अपनी गरिमा के साथ मतलब इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। इस शब्द का यहां पर मतलब ये है। समता का क्या मतलब होता है? समता मतलब बराबरी का मतलब है यहाँ पर, इक्वालिटी, हालांकि समानता कहते हैं, इक्विटी साम्यता कहते हैं, तो समता का मतलब बराबरी से है। चुन्नी लाल जी फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रस्तावना कौन से आर्टिकल में? थोड़ा मुझे बहुत दुख होता है कि इस प्रकार का प्रश्न वो बार बार पूछ रहे हैं, कि कारण इसका ये है कि प्रस्तावना आर्टिकल में कहाँ है मेरे भाई? प्रस्तावना तो आर्टिकल से पहले है ना, अनुच्छेद 1 जब स्टार्ट होता है उससे पहले प्रस्तावना आ जाती है। तो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, मेरे दिमाग से बाहर है ये, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ये सब बातें याद रहेगी ब्रजेश्वर प्रसाद। अब देखिए आप, संविधान सभा के एक मेंबर थे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, सिब्बन लाल सक्सेना, नोट डाउन करिएगा, सिब्बन लाल सक्सेना ने प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ने की बात कही, और उन्होंने वो जो शब्द बोला वो शब्द क्या है ये जरा सुनिएगा। सिब्बन लाल सक्सेना प्रस्तावना के संदर्भ में ये कहते हैं कि हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में, देश के निर्माण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप प्रस्तावना में महात्मा गांधी का शब्द जोड़िए। और कैसे जोड़ना है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम, इस तरह से बात कही। तो सिब्बल लाल सक्सेना ने कहा कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द का उल्लेख होना जरूरी है। ये सिब्बल लाल सक्सेना ने कही थी। तो आप अंदाज लगाइए, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सिब्बल लाल सक्सेना ने महात्मा गांधी शब्द प्रस्तावना में जोड़ने की बात कही थी। हमारे संविधान सभा में जो बहुत ज्यादा एक्टिव लोग थे, उनमें टॉप 10 में नाम आता है HV कामत है, प्रोफेसर KT साहा है, इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर है। ये वो लोग हैं जो, महावीर त्यागी है, ये वो लोग हैं जो संविधान सभा में बहुत एक्टिव थे। उन्होंने कहा प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द का उल्लेख होना चाहिए। फिर आप मुझसे एक दोस्तों प्रश्न पूछेंगे कि फिर जब महात्मा गांधी शब्द का उल्लेख होना चाहिए, जब उन्होंने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा, तो प्रस्ताव पारित क्यों नहीं हुआ? जबकि महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर थे, देश की आज़ादी का आंदोलन उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, फिर उनका नाम जोड़ने में दिक्कत क्या थी? दोस्तों दिक्कत कुछ नहीं थी। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा संकेत कर देता हूं, जेबी करपलानी करने का नहीं, गांधी जी का शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जेबी करपलानी ने कहा महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावना में नहीं जोड़ा जाएगा। और पता है उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने तर्क दिया कि जो संविधान अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है आगे आने वाली संसद के द्वारा, हो सकता है आगे आने वाले लोग गांधी जी का नाम वहां से हटा दे, इसलिए गांधी जी का नाम नहीं जोड़ना है, ऐसा जेबी करपलानी जी ने कहा। पर यह बात आप याद रखें ना रखें, पर यह जरूर आप याद रखिएगा कि सिब्बल लाल सक्सेना ने महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावना में जोड़ने की बात कही थी। याद रहेगा, ऐसे याद रखना है। अब देखिए जरा दोस्तों, संविधान सभा में जो बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर थे उनमें से एक नाम आता है HV कामत। उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए प्रस्तावना बहुत अच्छी है और ये तो संविधान की बहुत सारी बातों को स्पष्ट करती है। तो उन्होंने कहा एक काम करिए कि प्रस्तावना में जब हम लोग लिखते हैं कि हम भारत के लोग, तो आगे लिख दो ईश्वर के नाम, हम भारत के लोग ईश्वर के नाम पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
इस प्रकार के शब्द जोड़ने की मांग रखी थी एच.वी. कामत ने, और न केवल मांग रखी थी बल्कि इस संदर्भ में उन्होंने संशोधन भी लाया। क्या जोड़ने की बात कही? एच.वी. कामत ने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने की मांग की और इस हेतु एक संशोधन भी लेकर आए थे। वो का प्रस्तावना कुछ इस तरह से होगी, हम भारत के लोग ईश्वर के नाम पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और आगे जो लाइनें हैं वो एज इट इज रहेगी, ईश्वर का नाम आना चाहिए, ऐसा एच.वी. कामत ने कहा था। पता है दोस्तों, उन्होंने ये जो संशोधन के लिए जो प्रस्ताव रखा था उस पर भारी विचार विमर्श हुआ, और भारी विचार विमर्श इस वजह से हुआ कि कई सारे लोगों ने कहा कि ईश्वर का नाम नहीं लिखना है, पर एच.वी. कामत ने जिद पकड़ ली। जब एच.वी. कामत ने जिद पकड़ ली तो मतदान करवाया गया, संविधान सभा में वोटिंग हुई, और कई सारे लोगों ने कहा वोटिंग मत करवाओ, वोटिंग करवाने से एक गलत मैसेज आएगा। वोटिंग करवाने का मतलब ये है कि कुछ लोग ईश्वर का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर में आस्था रख रहे हैं, वोटिंग मत करवाओ। जबकि ये प्रॉब्लम दूसरी है, ईश्वर का नाम लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। आसाम से एक सदस्य आते थे, R.K. चौधरी साहब, रोहिणी कुमार चौधरी। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आसाम में कामाख्या माता का मंदिर, तो रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा मैं तो देवी को पूजता हूं। वो क्या कह रहे हैं, आप गॉड को पूछते, मैं गॉडेस को पूछता हूं, मैं देवी को पूछता हूं, इसलिए आप यूं करिए कि प्रस्तावना में ये लिख दीजिए, हम भारत के लोग देवी के नाम पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इन्होंने कहा ईश्वर के नाम पर, और उन्होंने कहा देवी का नाम उल्लेखित कर दीजिए। इन्होंने कहा ईश्वर का नाम, और इन्होंने क्या कहा, देवी का नाम प्रस्तावना में उल्लेखित कर दीजिए। दोस्तों, वोटिंग करवाई गई और प्रस्ताव गिर गया। कुछ लोगों ने कहा ये बहुत ही काला दिन है भारत के लिए कि हमने ईश्वर के नाम पर वोटिंग करवा दी, हमको ईश्वर का नाम बीच में लाना ही नहीं चाहिए था, प्रस्तावना जैसी जगह पर इस प्रकार का शब्द नहीं जोड़ना चाहिए था। तो ये बातें मैंने आपके सामने रखी कि किसने कौन कौन सी बात कही, तो ये सब बातें आपको याद रहेगी, ये सब चीज़ें थोड़े ध्यान रखना। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आप संविधान सभा की पूरी बहस को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों एक व्यक्ति का नाम मैं बोल रहा हूँ, और ये वो व्यक्ति है जो आपको अक्सर संविधान सभा में अंबेडकर से भिड़ते हुए दिखाई देंगे। और वो व्यक्ति, ये लिख दिया आपने, ये नोट डाउन कर लिया, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि नोट डाउन करवाया करो, तो मैंने नोट डाउन के लिए आपके सामने रख दिया, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, एक मैं नाम आपके सामने रख रहा हूं, और वो है हसरत मोहानी। ये हसरत मोहानी वो व्यक्ति है जो कई जगह पर पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना करते हुए आपको संविधान सभा में दिखाई देंगे। कई सारे मुद्दों पर वो सहमत नहीं थे, पंडित नेहरू के साथ, डॉक्टर अंबेडकर के साथ, सरदार पटेल के साथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं संविधान सभा में 5 लोगों का प्रभुत्व था, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर थे, पंडित नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें एक व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उनमें एक व्यक्ति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे। तो ये 5 लोगों का बहुत प्रभाव था उनका, हालांकि बोलते कम थे, लेकिन संविधान सभा में होता वही था जो ये 5 लोग चाहते थे। तो हसरत मोहानी ने बहुत जगह आलोचना की है संविधान के, इन लोगों की जो एकाधिकार था उसकी। हसरत मोहानी तो उन लोगों में से भी है, जब हमारा संविधान 24 जनवरी 1950 को जब संविधान पर हस्ताक्षर जब किए गए थे, तो हसरत मोहानी ने तो हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं, मेरे कहने से कई सारी बातों का आपने उल्लेख नहीं किया, आपने अपने हिसाब से संविधान बना लिया। उन्होंने हस्ताक्षर भी नहीं किए थे हसरत मोहानी ने। ये हसरत मोहानी प्रस्तावना में 2 शब्द जुड़वाना चाहते थे, आप नोट डाउन कर लीजिए। हसरत मोहानी ने प्रस्तावना में समाजवाद व संघात्मक शब्द जोड़ने की मांग रखी थी। क्या? एक तो समाजवाद शब्द जोड़ा जाए, और दूसरा क्या जोड़ा जाए, संघात्मक शब्द जोड़ा जाए, ये उन्होंने मांग रखी थी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था। आप जानते हैं इसे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब संविधान सभा में इस विषय को लेकर बहस हुई, तो हसरत मोहानी ने इन दोनों शब्दों को
हाँ, नोट कर लिया ना। इस तरह से बस मैं आप लोगों से ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप नोट करते रहा करें। तो हजरत मोहानी ने समाजवाद और संघात्मक दोनों शब्दों को जोड़ने की मांग रखी थी, प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन प्रस्ताव क्या हो गया, खारिज हो गया। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है दोस्तों। नोट कर लिया इसको? चलिए, थोड़ा सा रुक भी जाता हूँ क्योंकि मित्र लोग कई बार नाराज हो जाते हैं कि सर नोट नहीं कर पाए हम लोग। हाँ, सबके मैसेज मुझे दिखते हैं, चिंता मत कीजिए। जो कभी अच्छा कोई प्रश्न होता है उनको मैं जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। अरे बबीता जी, कैसे नहीं पूछ सकते, पूछिए ना। अब प्रश्न पूछना आपका हक है, लेकिन प्रश्न बस मैं एक दो तीन बातें कह देता हूँ, आपको वो हमेशा ध्यान रखनी है। दो बातें, एक, प्रश्न जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड पूछेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरी बात, प्रश्न पूछने से पहले हमारे पुराने वीडियो जरूर देखें। जो अभी 5-6 दिन की जो खासकर जो क्लासेस चल रही है वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको पहले की बात समझ में आ जाए। क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मेरे सामने जो आप लोग हैं अभी, वो सारे लोग पहले दिन से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है, कई सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है, तो आपके प्रश्न कम हो जाएंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो इन बातों को थोड़ा सा जरूर आप ध्यान रखें। तो नोट कर लिया सुमन जी, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना का क्या महत्व है इसका आप अंदाज लगाइएगा। ठाकुरदास भार्गव की बात मैं पहले कर लेता हूं। ये कवि थे एक्चुअली में, और संविधान सभा में इन्होंने भी बहुत बहस में भाग लिया। ठाकुरदास भार्गव कवि थे, और जब भी कोई बात संविधान सभा में रखते तो हमेशा काव्यात्मक ढंग से रखते, क्योंकि कवि थे, उर्दू के शब्दों का, हिंदुस्तानी शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे। ठाकुरदास भार्गव ने 3-4 बातें कही है प्रस्तावना के बारे में। क्या कहते हैं साहब, नोट डाउन करना। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कोई है तो वो प्रस्तावना है, ये उन्होंने कहा। मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल अकॉर्डिंग टू ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने ऐसा संविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस करते हुए कहा था। तो आप अंदाज लगा दीजिए क्या कहा। संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, नोट किया आपने। मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल ठाकुरदास भार्गव। और वो क्या कहते हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं, संविधान की आत्मा, इट्स जस्ट लाइक ए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की आत्मा है, इट्स सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है, ऐसा वो कहते हैं। चूंकि कवि है इसलिए बहुत सारी उपमाएं देते हैं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि संविधान का गहना, ज्वेल सेट, आभूषण है तो वो प्रस्तावना है। ये संविधान का क्या है, आभूषण है, गहना है, संविधान का आभूषण। ये सब बातें आप थोड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ठाकुरदास भार्गव की तीनों बातों को आपने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दो बातें और कर लेते हैं। एक है बात के.एम. मुंशी ने कही, के.एम. मुंशी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। दोस्तों, इस विषय पर कल भी हमने बात की। जिस तरह से हॉरोस्कोप को देखकर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का इतिहास, किसी व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य बता सकता है, ठीक उसी प्रकार से के.एम. मुंशी कहते हैं ये भारतीय संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। तो इसको भी नोट करके रखिएगा, जन्म कुंडली का। लास्ट नानी पालकीवाला, नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। परिचय पत्र, नानी पालकीवाला ने क्या कहा प्रस्तावना को कि ये संविधान का क्या है, परिचय पत्र, एक आई कार्ड है
जैसे हमारा आई कार्ड होता है, आई कार्ड से हमारा पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रस्तावना से सारी बातें मालूम पड़ जाती है, ऐसा नानी पालकीवाला कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारी प्रस्तावना बहुत सुंदर दस्तावेज है। आप सब अपने घरों में इसका स्मृति चिन्ह, इसका मेमेंटो बनाकर सहेज के रखें। और यही कारण है, प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण होने के कारण ही है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति विरोध करता है, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है, तो हमेशा प्रस्तावना का वाचन करता हुआ आपको दिखाई देगा। एक बात लास्ट में और जोड़ देता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 3-4 वर्षों पहले प्रस्तावना में जो समाजवाद और जो पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जो जोड़े गए थे, उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा कि इस तरह से आप नहीं जोड़ सकते। हालांकि पिटीशन खारिज हो गई। प्रस्तावना वो डॉक्यूमेंट है जो बार बार चर्चा में रहता है। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो प्रस्तावना टॉपिक को अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हम वापस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग अब भारत का राज्य क्षेत्र टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।